हेलो फ्रेंड्स, तो हम डबल ए एफ सी पी एस नोट से सीवीएस फिजियोलॉजी के एमसीक्यूज पढ़ रहे थे। 70 तक हमने पढ़ लिया था। अभी आगे, एट विच पॉइंट इन ईसीजी मोर कैल्शियम आयंस एंटर इन वेंट्रिकुलर मसल सेल। तो ईसीजी में कैल्शियम आयंस जब वेंट्रिकुलर मसल सेल में ज़्यादा एंटर हो रहे होते हैं, वो ईसीजी में किस पॉइंट से रिप्रेजेंट होता है? तो वो है एसटी सेगमेंट। अब आपको पता है क्यूआरएस कम्प्लेक्स किस चीज़ को शो करता है? वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को। और वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन के बाद क्या होता था? रिपोलराइजेशन स्टार्ट होती थी इनिशियल, उसके बाद फिर क्या होता था? प्लेटू फेज। अब ये हमारे पास, मैं बना के देता हूँ आपको। ये हमारे पास क्या है? ये पी वेव है। पी वेव के बाद ये है हमारे पास हो गया पी आर इंटरवल। उसके बाद है क्यू आर एस कम्प्लेक्स। ये क्यू है, ये ऊपर ये आर वेव हो गया यहाँ तक। अब ये नीचे क्या है? ये एस वेव है। अब ये एस वेव हो गया। अब ये हमारे पास यहाँ से ये एस टी सेगमेंट हो गया और ये टी वेव है। तो ये पी वेव है, ये टी वेव है, और ये वाला जो सारा है इसको कहते हैं क्यू आर एस। अब ये नीचे जो आ रहा है ये क्यू है, ठीक है, नीचे आके यहाँ तक और ये बेस लाइन तक। और यहाँ बेस लाइन से ये नॉर्मल से जब ऊपर जाता है और बेस लाइन तक आता है, ये आर वेव हो गया। और उसके नीचे ये वाला जो है ये एस वेव है। उसके बाद फिर हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक ये एस वेव हो गया। फिर ये एस टी सेगमेंट है यहाँ से यहाँ तक। अब देखें, मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास ईसीजी में सबसे पहले क्या होता है, उसमें हार्ट में सबसे पहले ये हमारे पास, मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ। ये सेल है, सेल का हमारे पास मेम्ब्रेन पोटेंशियल है -90, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो सोडियम लीकी चैनल होते हैं। ये सेल है, सेल के अंदर सोडियम लीकी चैनल है, उनसे हमारे पास सोडियम एंटर हो रहा है। तो ये -90 से चला जाएगा कहाँ तक? -70 तक, यहाँ तक आ जाएगा। -70 तक जब आ गया तो हम इसको नाम देते हैं थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। मतलब सोडियम आ रहा है ना, इस वजह से वो पॉजिटिविटी नेगेटिविटी कम होती जाएगी। उसके बाद फिर यहाँ पर और चैनल होते हैं, उनको कहते हैं वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। वो जब ओपन होते हैं तो उनसे फिर हमारे पास सोडियम बहुत तेज़ी से इंटर होता है अंदर। तो -70 से हमारे पास ये चला जाएगा सारा। इस सेल का पोटेंशियल कहाँ तक? 0 तक या +10 तक। फॉर एग्जांपल +10 तक चला गया तो ये हो गया डीपोलराइजेशन का स्टेज। -70 से लेकर +10 तक, इसको कहते हैं डीपोलराइजेशन या एक्शन पोटेंशियल। उसके बाद फिर हमारे पास क्या होता है? ये वाले चैनल्स तो बंद हो गए। उसके बाद फिर यहाँ पर एक और चैनल होते हैं, वो होते हैं पोटाशियम चैनल्स। वो पोटाशियम चैनल्स ओपन होते हैं। अब पोटाशियम क्या है? सोडियम बाहर ज़्यादा था, इस वजह से डीपोलराइजेशन के दौरान वो बाहर से अंदर आया था। लेकिन अभी पोटाशियम अंदर ज़्यादा है, इस वजह से पोटाशियम फिर अंदर से बाहर जाएगा, ठीक है, क्योंकि अंदर ज़्यादा है। तो जब पोटाशियम अंदर से बाहर जाने लगेगा तो अंदर हमारे पास पॉजिटिविटी कम होती जाएगी। जब पॉजिटिविटी कम होगी तो वहाँ पर समझें क्या है? पोटेंशियल कम होता जाएगा। तो +10 से ये आ जाएगा फॉर एग्जांपल कहाँ तक? 0 तक। अब 0 तक जब आ गया, ये फॉर एग्जांपल 0 है। अब इसको कहते हैं इनिशियल रीपोलराइजेशन। ये क्या था? डीपोलराइजेशन था। पहले डीपोलराइजेशन था, अब ये वाला क्या है? इनिशियल रीपोलराइजेशन हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर इनिशियल रिप्रेजेंटेशन के बाद ये हमारे पास क्या होता है? ये एक स्ट्रेट लाइन बनता है, इसको कहते हैं प्लेटू फेस, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? इसमें हमारे पास ये होता है कि जो ये पोटाशियम चैनल हैं ये भी ओपन पड़े हुए हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक और चैनल है कैल्शियम चैनल, हमारे पास ओपन हो गए। अब कैल्शियम चैनल से के थ्रू क्या होगा? जो बाहर कैल्शियम पड़ा हुआ है, बाहर कैल्शियम ज़्यादा है, सेल में कम है, तो वो अंदर इंटर होना स्टार्ट होगा। तो अगर 1 सेकंड में 5 कैल्शियम अंदर जा रहे हैं, उतने ही 1 सेकंड में 5 पोटाशियम बाहर आ रहे हैं। तो उसकी वजह से फिर क्या है? जो सेल का पोटेंशियल है वो हमारे पास सेम रहता है कुछ अरसे तक। उसकी वजह से फिर स्ट्रेट लाइन, सेम पोटेंशियल की वजह से फिर जाहिर सी बात है स्ट्रेट लाइन बनेगा। इसको फिर हम नाम देते हैं क्या? प्लेटू फेस। तो ये प्लेटू फेज क्या हो रहा है? कैल्शियम इंटर हो रहे हैं बहुत ज़्यादा सेल के अंदर, उसकी वजह से प्लेटू फेज बन रहा है। और ये प्लेटू फेज क्या है? ये फिर हमारे पास क्या है? इनिशियल रिप्रोडक्शन जो हुआ था उसके बाद है, ठीक है ना। और इस प्लेटू फेज के बाद फिर क्या है? कुछ देर बाद फिर ये कैल्शियम चैनल दोबारा क्लोज हो जाएंगे। जब ये दोबारा क्लोज हो गए, पोटाशियम चैनल अभी तक खुले हैं,
तो पोटाशियम अभी तक भी बाहर जा रहा है, 5 जा रहा है। तो फिर क्या है, अब सिर्फ पोटाशियम पॉजिटिव चार्जेस सिर्फ बाहर जा रहे हैं, तो अंदर नेगेटिविटी इंक्रीज़ होगी, मतलब पॉजिटिविटी तो कम होगी, नेगेटिविटी इंक्रीज़ होती जाएगी। तो फिर ये वापस इसका पोटेंशियल नीचे की तरफ आएगा। इसको कहते हैं रिपोलराइजेशन। वो इनिशियल रिपोलराइजेशन था, फिर प्लेटो फेज था, फिर रिपोलराइजेशन था, ठीक है। इसी तरह होता है ना। ये तो अभी मैंने, ये इनिशियल रिपोलराइजेशन है, ये हमारे पास क्या है प्लेटो फेज, और ये हमारे पास क्या है रिपोलराइजेशन फेज हो गया, और फिर ये वापस रिफ्रैक्टरी पीरियड है। अब ये देखें, अब ये प्लेटो फेज के बाद फिर क्या है रिपोलराइजेशन। अब देखें टी वेव आपको पता है वो किसको शो कर रहा है, रिपोलराइजेशन को, इसको, ये वाला जो यहाँ तक तो प्लेटो फेज है, ये नीचे ये जो रिपोलराइजेशन है ये वाला, ये सारा इसको शो कर रहा है टी वेव। तो टी वेव से पहले हमारे पास एक क्या है एस टी सेगमेंट, जो कि एक स्ट्रेट लाइन है, मतलब वहाँ पर पोटेंशियल सेम है वेंट्रिकल्स के अंदर। तो वो सेम है ना, सेम किस लेवल पे होता है, किस पॉइंट पे होता है, जब ये हमारे पास प्लेटो फेज बन रहा होता है। तो प्लेटो फेज बन रहा है, तो प्लेटो फेज हमारे पास क्या है ईसीजी पे शो होता है किस चीज़ से, एसटी सीक्वेंट से। और प्लेटो फेज बन क्यों रहा है, वो है कैल्शियम एंट्री की वजह से इनटू द सेल्स है। तो यही चीज़ वो पूछ रहा है। तो यहाँ पर आपने ये सिंपल सी चीज़ है ना कि ईसीजी में कौन सा पॉइंट हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है, मोर कैल्शियम आयन एंट्री इनटू वेंट्रिकुलर मसल सेल है। तो वो है हमारे पास क्या है एसटी सेगमेंट है। या यहाँ पर एमसीक्यू इस तरह भी आ सकता है, ईसीजी के ऊपर जो प्लेटो फेज हमारे पास, ईसीजी के ऊपर कौन सा पॉइंट होता है, ठीक है, जो कि प्लेटो फेज को शो कर रहा होता है, तो वो है एसटी सेगमेंट। सही है। A patient presented with hypotension. He is cool and tachycardic. He was asked to stand up. On standing, his heart rate is increased है। अच्छा, एक पेशेंट है, उसको हाइपोटेंशन है, बीपी उसका कम है और वो टैकीकार्डिक है। सबसे पहला जब बीपी कम होता है उसमें सबसे पहला साइन क्या प्रोड्यूस होता है, टैकीकार्डिया हो जाता है, ताकि कार्डिक आउटपुट को मेंटेन कर सकें। कार्डिक आउटपुट मैंने बार बार आपको बताया, स्ट्रोक वॉल्यूम एंड हार्ट रेट की हमारे पास क्या है मल्टीप्लिकेशन है, प्रोडक्ट है। तो अब जब हमारे पास स्ट्रोक ब्लड प्रेशर जब कम होगा, मतलब स्ट्रोक वॉल्यूम तो कम हो गया, तो हार्ट रेट इंक्रीज होगा, ताकि कार्डिक आउटपुट को मेंटेन रख सकें। अच्छा, तो हमारे पास क्या है, एक पेशेंट है, अभी उसको है हाइपोटेंशन में है और टेकीकार्डिया भी है। तो उसको जब हम कहते हैं कि आप स्टैंड अप करें, ठीक है, तो जब वो ठहरता है तो क्या इंक्रीज होगा और क्यों इंक्रीज होगा। अच्छा, डिक्रीज वीनस रिटर्न होगा, ठीक है। नहीं, वो कह रहा है हार्ट रेट इंक्रीज होगा, और क्यों इंक्रीज होगा, तो उसकी वजह क्या है हमारे पास डिक्रीज वीनस रिटर्न। अब वही है ना, एक बंदा पहले से हाइपोटेंशन में है। अब यहाँ पर सिंपल सी बात है ना, सिंपल सी, ये कार्डिक आउटपुट है, कार्डिक आउटपुट हमने मेंटेन करना है। अब कार्डिक आउटपुट हमारे पास होता क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम एंड हार्ट रेट का प्रोडक्ट होता है। अब अगर ये वाला कम होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम कम है, हाइपोटेंशन में ना बंदा, इसका मतलब स्ट्रोक वॉल्यूम कम है, तो अब क्या है कार्डिक आउटपुट भी डिक्रीज हो गया। अब हमने कार्डिक आउटपुट को दोबारा नॉर्मल की तरफ ले जाना है, तो हम क्या करेंगे, या तो स्ट्रोक वॉल्यूम को इंक्रीज़ करेंगे, वो हमारे पास यहाँ पर इंक्रीज़ नहीं हो सकता क्योंकि ब्लड वॉल्यूम शायद कम है। तो दूसरा क्या होगा, हार्ट रेट को इंक्रीज़ करते, तो अब स्ट्रोक वॉल्यूम जब कम है, कार्डिक आउटपुट कम हो गया, तो कार्डिक आउटपुट को दोबारा नॉर्मल की तरफ ले जाने के लिए क्या होगा, हार्ट रेट इंक्रीज़ होगा। अब एक पेशेंट है, वो जब पहले से हाइपोटेंसिव हुआ है, तो उसको हम जब कहते हैं कि आप स्टैंड अप करें, तो फिर क्या है, वो सारा ब्लड क्या है लोअर लेग्स में पुल अप करेगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास ग्रेविटी ब्लड को नीचे की तरफ खींचता है। तो फिर क्या होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम और कम होगा। तो फिर हमारे पास कार्डिक आउटपुट को मेंटेन करने के लिए क्या होगा, अच्छा, जब वो ब्लड यहाँ पर पुल अप करेगा लोअर लेग्स में ना, तो क्या होगा, थोड़ा ब्लड जाएगा किस में, राइट आर्ट्रियम में। इसको कहते हैं वीनस रिटर्न, के वेंस के ज़रिए कितना ब्लड आ रहा है राइट आर्ट्रियम में। तो पहले से बंदा हाइपोटेंसिव है, फिर जब स्टैंड अप करता है, ठीक है, जब बंदा ठहरता है तो उस वक्त वीनस रिटर्न डिक्रीज होता है। उसकी वजह ये है कि ग्रेविटी क्या है, ब्लड को नीचे खींच रहा है। तो उस वक्त फिर क्या होगा, कार्डिक आउटपुट को मेंटेन करने के लिए फिर हार्ट रेट इंक्रीज होगा, क्योंकि वीनस रिटर्न जब डिक्रीज होगा तो स्ट्रोक वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा। तो फिर हमने कार्डिक आउटपुट को मेंटेन करना है, तो उसमें भी हमने हार्ट रेट को इंक्रीज करना होता है। ये मैंने पहले भी आपको बार बार समझाया। सेकंड हार्ट साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय क्लोजर ऑफ एरोटिक एंड पल्मोनरी वाल। और फर्स्ट हार्ट साउंड किस चीज़ की वजह से था, वो था ट्राइकस्पिड एंड मैट्रल वाल के क्लोजर की वजह से। डिक्रीज या शॉर्टेस्ट वेंट्रिकुलर मसल फाइबर लेंथ इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग फेस है। इंक्रीज इंट्रा पेरिकार्डियल प्रेशर, ये भी मैंने पहले समझा दिया था कि हार्ट है, हार्ट के आसपास क्या है, ये इंट्रा पेरिकार्डियल वो है, पेरिकार्डियम है। तो ये फॉर एग्जांपल हार्ट है ना, तो ये जो प्रेशर यहाँ पर फ्लूइड पड़ा होता है। अब यहाँ पर अगर फ्लूइड बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर क्या होगा, इंट्रा पेरिकार्डियल प्रेशर, ठीक है, ये मतलब पेरिकार्डियम के अंदर, ये है पेरिकार्डियम। इसको मैं यहाँ से पेट के ऊपर आपको समझा देता हूँ।
ये फॉर एग्जांपल मैंने बना लिया हार्ट, और ये है हमारे पास फॉर एग्जांपल क्या, पेरिकार्डियम। अब ये हार्ट और पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन इसको कहते हैं ना, तो हार्ट और पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन के दरमियान ये जो एरिया है सारा, इसको कहते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। अब इस पेरिकार्डियल कैविटी में क्या पड़ा होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड। अब अगर ये पेरिकार्डियल फ्लूइड फॉर एग्जांपल स्टेप वुंड होता है हार्ट को, तो हार्ट का सारा ब्लड हमारे पास कलेक्ट होगा यहाँ पे। यहाँ पे जब कलेक्ट होगा तो फिर क्या होगा, इसको हम नाम देते हैं कार्डिक टैम्पोनाड। तो उसमें पेरिकार्डियल प्रेशर, पेरिकार्डियम के अंदर फ्लूइड बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये वाला ब्लड, हार्ट से ब्लड भी अब यहाँ पर पेरिकार्डियम में कलेक्ट हो रहा है, तो प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा। तो फिर क्या है, हार्ट को रिलैक्स होने के लिए वो नहीं मिलेगा, मतलब स्पेस नहीं मिलेगा। तो क्या होगा, हमारे पास इंट्रा पेरिकार्डियल प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो उसकी वजह से मसल की फाइबर, तो हमारे पास वेंट्रिकल हमारे पास क्या है, ठीक से रिलैक्स नहीं होंगे ना, कंट्रैक्टेड हालत में होते हैं ज़्यादातर। तो कंट्रैक्टेड हालत में हमारे पास मसल फाइबर की जो लेंथ होती है वो तो ज़ाहिर सी बात है कितनी होगी, शॉर्टेस्ट होगी या नहीं। तो ये कॉमन सेंस की बात है। व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी रेस्टिंग पीरियड ऑफ हार्ट। तो ये रट्टे वाली चीज़ है, 250 मिली सेकेंड है। नॉर्मल ईसीजी डू नॉट रिकॉर्ड इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ, ये हमारे पास ऐसे नोट है, ये बार बार हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। फिर है ब्लड वेसल वाल्व, और दूसरे लफ्ज़ों में मैंने आपको कहा था नॉर्मल ईसीजी डू नॉट रिकॉर्ड इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ, ऐसे नोट वगैरह अगर नहीं दिया हो तो यहाँ पर दिया होगा रिपोजिशन ऑफ आर्ट्रियम। ठीक है, आर्ट्रियम की जो रिपोजिशन है वो भी शो नहीं होती किस पे, ईसीजी पे। ब्लड वेसल वाल्व प्रेजेंट इन, ब्लड वेसल के अंदर जो वाल्व होते हैं वो मीडियम साइज वेन्स में होते हैं, ताकि ब्लड बैक फ्लो नहीं करे ना। जब बंदा हमारे पास स्टैंड अप करता है तो ग्रेविटी के ब्लड को नीचे की तरफ खींच रहा होता है, तो अगर वाल्व नहीं होंगे वेन्स में तो सारा ब्लड जो है नीचे के लेग्स में जमा हो जाएगा और ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, वीनस रिटर्न कम हो जाएगा, स्ट्रोक वॉल्यूम बहुत कम होगा, और बंदा हमारे पास हाइपोटेंसिव भी हो सकता है। तो इस वजह से हमारे पास उनमें मीडियम साइज वेन्स में क्या होते हैं, वाल्व होते हैं, ताकि ब्लड जो थोड़ा ऊपर की है वो वापस कभी बैक फ्लो ना करे। ट्रू अबाउट वीनस रिटर्न क्या है, वो है ये कि वीनस रिटर्न विल बिकम ज़ीरो व्हेन आल सर्कुलेटिंग रिस्पॉन्सेज एबोलिश हैं। जब तमाम सर्कुलेटरी रिस्पॉन्स एबोलिश करेंगे, ख़त्म होंगे, तो फिर क्या होगा, वीनस रिटर्न ज़ीरो हो जाएगा। तो सर्कुलेटरी रिस्पॉन्स वही है जैसे हमारे पास बैरो रिसेप्टर मैकेनिज्म वगैरह है, शाक के अंदर वो एक्टिवेट होते हैं, सीएनएस इस्केमिक रिस्पॉन्स है वो एक्टिवेट होते हैं, और ब्लड प्रेशर को दोबारा नॉर्मल की तरफ लाने की कोशिश करते हैं, इनको कहते हैं सर्कुलेटरी रिस्पॉन्स है। तो ये हमारे पास अगर सर्कुलेटरी रिस्पॉन्स अगर काम छोड़ दें तो फिर वीनस रिटर्न हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा। ड्यूरिंग विच फेस ऑफ द कार्डियक साइकिल है 2/3 ऑफ वेंट्रिकुलर फिलिंग अकर्स है एंड थर्ड हार्ट साउंड इज प्रोड्यूस्ड है। थर्ड हार्ट साउंड मैंने कहा था रैपिड इनफ्लो के दौरान सुनाई देता है। विच हार्ट साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स ड्यूरिंग रैपिड इनफ्लो है, वो यही है थर्ड हार्ट, ये सेम चीज़ है। थर्ड हार्ट साउंड हमने कहा था कि हमारे पास क्या है, रैपिड इनफ्लो की वजह से होता है या फिर हार्ट वाइब्रेशन ऑफ वेंट्रिकल्स की वजह से होता है रैपिड इनफ्लो के दौरान। फिर है मोस्ट पोटेंट रिस्पॉन्स इन मैसिव हेमरेज है, सीएनएस इस्केमिक रिस्पॉन्स। अच्छा, वो कह रहा है कि मैसिव हेमरेज भी है, बहुत ज़्यादा हेमरेज हुआ है, और साथ में पोटेंट सबसे पावरफुल, तो सबसे पावरफुल हमने कहा था सीएनएस इस्केमिक रिस्पॉन्स है। और सबसे इमीडिएट, सबसे पहले कौन सा एक्टिवेट होता है ना, जैसे भी बीबी कम होता है तो वह बैरो रिसेप्टर है। और एज ए होल सबसे हमारे पास एज ए होल हमारे पास जो काम कर रहा होता वो क्या था, रास था, रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम था। पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट ऑन हार्ट इंक्रीजेस परमेबिलिटी इन एसए नोड 2, ये हमारे पास पोटाशियम है। जब पैरासिम्पैथेटिक नर्व है, अब हार्ट के ऊपर हमारे पास जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व है वो क्या, वो कौन से हैं, वेगस नर्व होते हैं। अब उनको जब आप एक्टिवेट करेंगे तो फिर क्या होगा, पोटाशियम की एंट्री क्या होगा, ज़्यादा होगी एसए नोड में। अब वेगस नर्व है फॉर एग्जाम्पल, ये मैं एक मसल बना रहा हूँ एसए नोड का। अब एसए नोड को आपने एक्टिवेट करवा दिया किस चीज़ के ज़रिए, एसए नोड के ज़रिए, एसए नोड सॉरी वेगस नर्व के ज़रिए। वेगस नर्व क्या रिलीज करेगा, एसिटाइलकोलिन, वो यहाँ पर अपने रिसेप्टर्स पे बाइंड होगा, इस सेल के ऊपर रिसेप्टर होते हैं फॉर एग्जाम्पल, इस ये रिसेप्टर है, इस रिसेप्टर पे ये क्या है, एसिटाइलकोलिन बाइंड हो गया। अब क्या होगा, जब ये बाइंड होगा तो फिर क्या होगा, ये पोटेशियम चैनल जो होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, और पोटेशियम ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास बाहर रिलीज होगा, और इसकी वजह से यहाँ पर रिप्रोडक्शन के दौरान ना, ये पहला फेज़ था एक्शन पोटेंशियल रिप्रोडक्शन हो रहा था, इनिशियल रिप्रोडक्शन प्लेटो फेज़ है, उसके बाद ये रिप्रोडक्शन, ये वाला जो फेज़ है, इस दौरान ये पोटेशियम चैनल्स को अगर पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी एक्टिवेट होगा तो पोटेशियम चैनल को ओपन रखेगा और पोटेशियम बाहर निकलता रहेगा ज़्यादा देर तक। और क्या है, यहाँ पर हमारे पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अगर -90 नॉर्मली, तो वो इसको और कम कर देगा, -95 या 100 तक ले जाएगा, और फिर क्या होगा, नए इम्पल्सेस प्रोड्यूस करने के लिए
हमारे पास क्या होगा, पोटेंशियल कम हो जाएगा, नए रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करना मुश्किल हो जाएगा, जिसकी वजह से फिर क्या है, हार्ट रेट डिक्रीज़ हो जाएगी। तो वेगस नर्व इस तरह से हार्ट रेट को डिक्रीज़ करता है। तो पैरासिम्पथेटिक इफेक्ट क्या होता है हार्ट के ऊपर, वो ऐसे नोड के अंदर पोटाशियम की परमेबिलिटी को इंक्रीज़ करता है। परमेबिलिटी को इंक्रीज़ का ये मतलब कि ऐसे नोड से पोटाशियम को बाहर निकाल रहा है ना, बाहर निकाल रहा है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ले जा रहा है। और इस तरह से फिर हमारे पास क्या होगा, उस सेल के अंदर, ऐसे नोड के अंदर क्या होगा, नए पोटेंशियल प्रोड्यूस करने के लिए वो होगा, ज़्यादा टाइम दरकार होगा, मुश्किल होगा नया एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस करना। उसकी वजह से फिर ऐसे नोड का हार्ट रेट फिर कम हो जाता है। तो है कार्डिक आउटपुट इज मेनली डिटरमाइंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग है, वीनस रिटर्न जितना ज़्यादा होगा फिर स्ट्रोक वॉल्यूम उतना ज़्यादा होगा, फिर कार्डिक आउटपुट उतना ज़्यादा होगा। तो कार्डिक आउटपुट डिपेंड कर रहा है वीनस रिटर्न के ऊपर मेनली। फिर है बेस्ट इंडेक्स ऑफ प्री लोड इज, अब प्री लोड क्या है, मैंने कहा हार्ट के ऊपर कंट्रक्शन से पहले जो हार्ट के ऊपर लोड होता है उसका नाम देते हैं प्री लोड। और ये प्री लोड हमारे पास मेनली क्या है, वही वीनस रिटर्न जितना होगा ज़्यादा होगा, हम लोग कहते हैं प्री लोड उतना ही ज़्यादा है। तो मेन डिटर्मिनेंट क्या है कार्डिक आउटपुट का, वो हमारे पास एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इन लेफ्ट वेंट्रिकल है। ठीक है, कार्डिक आउटपुट का मेनली कार्डिक आउटपुट को हम लोग डिटरमाइन करते हैं किस चीज़ से, तो कार्डिक आउटपुट को ना, ये इंडेक्स आप प्री लोड का पूछ रहे हैं ना, तो प्री लोड भी जितना वीनस रिटर्न ज़्यादा होगा उतना प्री लोड ज़्यादा होगा, और जितना प्री लोड ज़्यादा होगा उतना स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा होगा, जितना स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा होगा उतना कार्डिक आउटपुट ज़्यादा होगा। तो समझ आ रही है या नहीं, ये सारे लिंक हैं। वीनस रिटर्न ज़्यादा है ना, तो हार्ट के पास क्या है, ब्लड ज़्यादा आएगा, यहाँ से फिर ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में, लंग्स से वापस लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट वेंट्रिकल में जितना ज़्यादा ब्लड आ गया, हम कहते हैं क्या है, अब लेफ्ट वेंट्रिकल में सॉरी, फिर हम कहते हैं प्री लोड ज़्यादा है। प्री लोड जब ज़्यादा है, जितना ज़्यादा होगा तो उतना ज़ोर से कंट्रैक्ट करेगा हार्ट, और फिर क्या होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा, और स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा तो फिर क्या होगा, कार्डिक आउटपुट इंक्रीज़ होगा। तो ये सिंपल चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पर प्री लोड, अच्छा प्री लोड फिर डिटरमाइन हो रहा है किस चीज़ से, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इन लेफ्ट वेंट्रिकल। हाँ, अब अगर कोई कहे कि प्री लोड हमारे पास हार्ट के ऊपर क्या होता है, मैंने कहा हार्ट के ऊपर जितना लोड होता है ड्यूरिंग रिलैक्सेशन, ठीक है, डायस्टोल के एंड में हार्ट के ऊपर जितना लोड होता है, तो डायस्टोल के एंड में हार्ट के ऊपर लोड का ये मतलब है कि उसके अंदर ब्लड कितना होता है। तो डायस्टोल के एंड में कितना वॉल्यूम होता है ब्लड का, तो उसको कहते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ना, लेफ्ट, और वो भी लेफ्ट वेंट्रिकल में, तो वो उसको हम नाम देते हैं प्री लोड। और प्री लोड डिपेंड कर रहा था वीनस रिटर्न पे, वीनस रिटर्न ज़्यादा होगा प्री लोड ज़्यादा होगा, प्री लोड ज़्यादा होगा स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा होगा कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होगा। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन देयर इज डिक्रीज इन नेगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर। अब इंस्पायरेशन जब हम करेंगे तो फिर क्या होगा, ये हमारे पास ओपन साइज़ या वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट कैविटी इंक्रीज होगी, तब चेस्ट कैविटी की वॉल्यूम इंक्रीज होगी तो फिर वहाँ पर प्रेशर कम हो जाएगा, तो उसको हम कहते हैं इंट्रा प्लूरल प्रेशर। इंट्रा मीन्स प्लूरा के अंदर, प्लूरा आपको पता है किसके अराउंड होता है, लंग्स के अराउंड। तो इंट्रा प्लूरल प्रेशर, तो उस प्लूरा और लंग्स के दरमियान एक छोटी सी कैविटी होती है, उसको हम नाम दे रहे हैं क्या, प्लूरल कैविटी। तो उस प्लूरल कैविटी की क्या है, प्रेशर कम हो जाती है ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। तो क्यों, उसका वजह मैं बता रहा हूँ कि ड्यूरिंग इंस्पायरेशन हमारा चेस्ट केज का साइज़ बड़ा हो जाता है, क्योंकि डायफ्राम नीचे की तरफ चला जाता है और हमारे पास रिब केज जो होता है वो फॉरवर्ड एंड अपवर्ड मूव करता है, तो वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी वो इंक्रीज़ हो जाएगा, और उसकी वजह से फिर इंट्रा प्लूरल कैविटी के अंदर जो प्रेशर है वो भी डिक्रीज़ होगा। तो जब प्रेशर वहाँ पर डिक्रीज़ होगा तो फिर वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा इंट्रा प्लूरल प्रेशर, ठीक है। और एक्सपायरेशन में इसके अपोजिट है, वहाँ पर इंट्राप्लूरल प्रेशर फिर इंक्रीज होता है। स्प्लिटिंग ऑफ सेकेंड हार्ट साउंड इज इन्हांस्ड बाय, अब सेकेंड हार्ट साउंड का स्प्लिटिंग आपने इन्हांस करना है तो आपने क्या करना होगा, पल्मोनरी वाल जो है उसको आपने लेट आपने क्लोज करना है। नॉर्मली भी थोड़ा सा डिले क्लोजर होता है, लेकिन उस नॉर्मली अगर 0.5 सेकेंड के लिए होता है तो अब नॉर्मली आप क्या करेंगे, इसको हम कहते हैं वाइड स्प्लिटिंग, है ना, वाइड का मतलब और ज़्यादा स्प्लिटिंग। तो हम फॉर एग्जांपल हम लोग नॉर्मली 0.5 सेकेंड था, अब हम 1 सेकेंड के लिए फॉर एग्जांपल, या 30 सेकेंड 0.30 सेकेंड के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको ओपन करवा रहे हैं, डिले करवा रहे हैं पल्मोनरी वाल के क्लोजर को। तो स्प्लिटिंग ऑफ हार्ट साउंड क्या है, डिलेड क्लोजर ऑफ पल्मोनरी वाल की वजह से होता है। जैसे रिगार्डिंग एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट व्हाट वी नीड टू ऑब्जर्व है, कार्डिक आउटपुट विल इंक्रीज टू द लेवल ऑफ मेटाबॉलिक डिमांड है। हाँ, ये तो इसी तरह है ना, एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट में क्या होता है, कार्डिक आउटपुट इंक्रीज हो जाता है, जितना मेटाबॉलिक डिमांड ज़्यादा होगा उतना हमारे पास कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होगा।
फिर वीन्स कीप मोर वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन देम है, वीन्स के अंदर ब्लड ज़्यादा होता है, उसकी वजह क्या है, वीन्स है वो मोर कंप्लायंस है। ये सिंपल चीज़ें है ना। हाउ कैन वी इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम को आप कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, तो वो है इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम आप इंक्रीज कर दें उससे स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होगा। या फिर वीनस रिटर्न इंक्रीज कर दें, यहाँ पर वीनस रिटर्न का ऑप्शन नहीं है, ये वीनस कैपेसिटेंस है कुछ और है, ये अगर इंक्रीज होगा तो हमारे पास स्ट्रोक वॉल्यूम कम होगा, हार्ट रेट हमारे पास कम होगा अगर वीनस कैपेसिटेंस वो होगा। ठीक है ना, वीनस कैपेसिटेंस आप बढ़ाएंगे तो स्ट्रोक वॉल्यूम कम होगा। तो मेनली आपने क्या करना है, ब्लड वॉल्यूम को ज़्यादा कर दें या वीनस रिटर्न को ज़्यादा कर दें, तो उसकी वजह से फिर क्या होगा, प्री लोड ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर वीनस रिटर्न ज़्यादा होगा फिर हमारे पास क्या होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा। और प्री लोड मैंने बताया कि डायस्टोल के एंड में जितना वॉल्यूम होता है ब्लड में, मतलब जब वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहे हैं तो रिलैक्सेशन का जो एंड होता है उस वक्त ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जितना ब्लड होता है उसको हम नाम दे रहे होते हैं एंडाइस्टोलिक वॉल्यूम, और वो होता है प्री लोड, और वो डिपेंड कर रहा था वीनस रिटर्न पे। वीनस रिटर्न ज़्यादा है तो प्री लोड ज़्यादा है, प्री लोड ज़्यादा है फिर स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम अगर ज़्यादा होगा तो कार्डियक आउटपुट ज़्यादा होगा। तो अब वो यही पूछ रहा है कि इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम कैसे होगा, तो यहाँ पर वीनस रिटर्न का ऑप्शन है नहीं, तो दूसरा क्या है, ब्लड वॉल्यूम को आप इंक्रीज कर दें। अब ब्लड वॉल्यूम भी अगर इंक्रीज होगा तो जाहिर है फिर वीनस रिटर्न, ठीक है, वही वीनस रिटर्न इंक्रीज होगा ना, और फिर वही प्री लोड इंक्रीज होगा, और फिर स्ट्रोक वॉल्यूम, और फिर कार्डियक आउटपुट। कंडीशन दैट इंक्रीजेज पल्स प्रेशर है, थायरोटॉक्सिकोसिस में पल्स प्रेशर इंक्रीज होता है। थायरोटॉक्सिकोसिस आपको पता है हाइपरथायराइडिज्म को कहते हैं। एथलीट्स का हार्ट रेट इज़ परमानेंटली 50 ड्यू टू, एथलीट्स की हार्ट रेट 50 परमानेंटली होती है, उसकी वजह क्या है कि उनका स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा होता है। अब देखें, ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि स्ट्रोक वॉल्यूम, यहाँ पर मैंने ये देखें कि कार्डिक आउटपुट क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट की हमारे पास प्रोडक्ट होता है। अब उनमें हमारे पास क्या है, एथलीट्स में हमारे पास हार्ट रेट डिक्रीज हुआ पड़ा होता है, उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये कि उनमें स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा होता है। स्ट्रोक वॉल्यूम क्यों ज़्यादा है, क्योंकि उनके जो लेफ्ट वेंट्रिकल या राइट वेंट्रिकल हैं वो हार्ट के, वो उनमें मसल ज़्यादा है, हाइपरट्रॉफीड है, तो वो हमारे पास स्ट्रांगली कंट्रैक्ट करते हैं। जब स्ट्रांगली कंट्रैक्ट करेंगे तो उनका स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होगा। अब स्ट्रोक वॉल्यूम ये वाला चीज़ जब इंक्रीज होगा, हमने इस चीज़ को कांस्टेंट रखना है। ये फॉर एग्जांपल पहले क्या है, कार्डिक आउटपुट फॉर एग्जांपल 5 लीटर है, तो और ये हमारे पास क्या है 5 लीटर है ना। तो अब क्या है, जब उनमें हमारे पास स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो फिर क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से क्या है, और हार्ट रेट अगर सेम रहे तो फिर क्या है, कार्डिक आउटपुट बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा, 6 लीटर या 7 लीटर होगा, जो कि हम नहीं चाहते। हम कहते हैं, हम चाह रहे हैं कि 5 लीटर पे रहे कार्डिक आउटपुट। ये रेस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, एक्सरसाइज में तो बढ़ जाएगा। तो फिर क्या होगा, अब उसको कार्डिक आउटपुट को 5 लीटर मेंटेन करने के लिए हमने क्या होगा, या तो स्ट्रोक वॉल्यूम को वापस नॉर्मल की तरफ लाना होगा, वो नहीं आएगा क्योंकि उनके वेंट्रिकल्स स्टिफ वो हैं, हाइपरट्रॉफीड हैं, तो उन ज़ोर से कंट्रैक्ट करेंगे। तो फिर हम क्या करेंगे, हार्ट रेट को डिक्रीज़ करेंगे, हार्ट रेट को जितना ये इंक्रीज़ हुआ है उतना हार्ट रेट को हम डिक्रीज़ करेंगे, फिर हमारे पास हमारा कार्डिक आउटपुट मेंटेन रहता है। इस वजह से एथलीट्स में हमारे पास क्या होता है, हार्ट रेट डिक्रीज़ हुआ पड़ा होता है, 50 होता है। तो क्यों, वो यही पूछ रहा है कि हार्ट रेट उनके अंदर क्यों एथलीट्स के अंदर परमानेंटली कम होता है, उसकी वजह ये है कि उनमें स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा है, स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा है, और कार्डिक आउटपुट को हमने मेंटेन रखना है ना, तो हमने एक चीज़ अगर ज़्यादा है दूसरे को हमने कम करना होता है। तो स्ट्रोक वॉल्यूम जब ज़्यादा है तो हम हार्ट रेट को कम करेंगे ताकि कार्डिक आउटपुट मेंटेन रह सके, नॉर्मल रह सके, ज़्यादा ना हो। मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड इज़ इंक्रीज्ड बाय इंक्रीज हार्ट कंट्रैक्टिलिटी। हाँ, अब हार्ट की कंट्रैक्शन अगर ज़्यादा हो रही होगी तो ज़ाहिर है उसको ऑक्सीजन भी ज़्यादा चाहिए होगा, तो ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगा मायोकार्डियम की। ड्यूरिंग मॉडरेट एक्सरसाइज व्हाट डिक्रीजेज, टीपीआर टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस मॉडरेट एक्सरसाइज के दौरान डिक्रीज होता है। ए वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय, ये है पी आर सेगमेंट, पी आर सेगमेंट रिप्रेजेंट करता है, ये गलत है, ये जो एमसीक्यू था ये गलत दिया हुआ है, पी आर सेगमेंट यहाँ पर नहीं आएगा। पी आर सेगमेंट में तो वेव नहीं होता, नहीं, ये पी वेव है, ये आगे आर है, ये क्यू आर एस है, ठीक है, क्यू आर एस है। तो पी आर सेगमेंट तो हमारे पास ये वाला है। अब पी आर सेगमेंट वेव तो नहीं है, वो एक सेगमेंट है, सेगमेंट कभी भी वेव नहीं होता। एस टी सेगमेंट फिर ये यहाँ से लेकर, ये एस से लेकर यहाँ तक, ठीक है, आगे तो फिर टी वेव है, तो ये वाला जो एरिया है इसको कहते हैं एस टी सेगमेंट, ये भी वेव नहीं है हमारे पास। क्यू टी इंटरवल पर ये होता है हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक, ये भी, इसमें 2 वेव्स हैं, एक वेव तो नहीं है। अच्छा, फिर आगे क्या है, क्यू आर एस कम्प्लेक्स, क्यू आर, अच्छा ये हमारे पास, सॉरी मैं कंफ्यूज हो गया, ये ए वेव जो जेवीपी के ऊपर होता है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा था आर्टेरियल सिस्टोल को, तो वो हमारे पास रिप्रेजेंट होता है पी आर सेगमेंट से, ये पी आर सेगमेंट है, ठीक है, सही है, इसका आंसर पी आर सेगमेंट है। फिर है ईसीजी शोज
normal P waves but wide QRS, heart rate is 25 है, पेसमेकर इन। तो हार्ट रेट 25 है तो पेसमेकर कहाँ पे होगा, प्रोकंजी। हमने कहा था अगर हार्ट रेट हमारे पास 60 to 80 होता है, वहाँ पर ऐसे नोड है, ऐसे नोड पेसमेकर है। अगर वो हो जाएगा 40 to 60 तो ए वी नोड का हमारे पास हार्ट रेट कितना होता है, 40 to 60। और अगर 20 to 40 होगा तो वह है प्रोकंजी फाइबर्स। तो ये है पेसमेकर एक्टिविटी इनकी। लेकिन जो एक होता है कंडक्शन वेलोसिटी, वो फिर प्रोकंजी फाइबर्स की सबसे ज़्यादा होती है। फिर इंक्रीज इन वीनस ब्लड आरबीसीज हैज़ क्लोराइड। अब वीनस ब्लड के आरबीसीज में क्या इंक्रीज होता है, क्लोराइड। उसकी वजह ये है कि आरबीसीज के अंदर भी हमारे पास क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस वगैरह का प्रोसेस होता है। देखें ये फॉर एग्जांपल एक क्या है, आरबीसी का शेप ऐसे नहीं होता, मैं बस समझाने के लिए चलो बना लेता हूँ। आरबीसी इस तरह होता है, बैक कनकेव डिस्क शेप्ड होता है ना, इस तरह से भी कनकेव, इस तरह से भी कनकेव। तो ये डिस्क शेप्ड होता है ना, इस तरह से डिस्क की तरह। अब इसके अंदर हमारे पास क्या है, जाहिर सी बात है इसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद है, इसके अंदर ग्लूकोज भी है, C6H12O6 है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, इन दोनों की मौजूदगी में क्या होगा, सेलुलर रिस्पायरेशन का प्रोसेस होगा जिसमें ग्लाइकोलाइसिस है, फिर पायरुवेट बनेगा, पायरुवेट फिर एसिटाइल को ए में कन्वर्ट होगा, एसिटाइल को ए में फिर क्या होगा, क्रेब साइकिल का प्रोसेस होगा। क्रेब साइकिल के बाद फिर हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो यहाँ पर क्रेब साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का प्रोसेस नहीं होता, यहाँ पर सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस होती है इस चीज़ में, बाकी सेल्स में वो प्रोसेस भी होते हैं। तो अब क्या होगा, जब ऑक्सीजन और हमारे पास क्या है ग्लूकोज रिएक्शन करेंगे तो फिर क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है सेल के। ये दोनों जब रिएक्शन करते हैं तो फिर क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर फिर क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे, वापस आपस में मिलेंगे, क्या बनाएंगे, कार्बोनिक एसिड H2CO3। किस एंजाइम के जरिए, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। फिर यही कार्बोनिक एनहाइड्रेज इसको मजीद ब्रेक डाउन करेगा हाइड्रोजन आयन में या प्रोटॉन में, प्लस बाइकार्बोनेट आयन HCO3-1। ठीक है ना। तो आरबीसी के अंदर ऑक्सीजन और ग्लूकोज रिएक्शन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, साथ में क्या है, एनर्जी बनता है। वो एनर्जी को यूटिलाइज करेगा, एटीपी को यूटिलाइज करेगा आरबीसी, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वो बाई प्रोडक्ट हैं, ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट हैं। वो आपस में दोबारा में क्या बनाएंगे, H2CO3 कार्बनिक एनहाइड्रेज की मदद से। फिर उसी कार्बनिक एनहाइड्रेज की मदद से ये H2CO3 दोबारा टूटेगा तो हाइड्रोजन आयन एंड बाइकार्बोनेट आयन बनाएगा। और ये बाइकार्बोनेट आयन पर क्या है, ये हमारे पास क्या है, इसकी कोशिश होती है कि बाहर प्लाज्मा में जाए, बाहर क्या है, प्लाज्मा है। तो ये क्या है, ये बाहर आएगा प्लाज्मा में। अब अगर नेगेटिव चार्जेस सारे प्लाज्मा में आएंगे तो फिर हमारे पास आरबीसी के अंदर पॉजिटिविटी बहुत बढ़ जाएगी और प्लाज्मा बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा, जो कि हम नहीं चाहते। तो फिर क्या होगा, एक नेगेटिव चीज़ अगर बाहर आ रही है तो उसी टाइम एक नेगेटिव चीज़ यहाँ से प्लाज्मा से अंदर जाएगी, किसमें, आरबीसी में। तो यहाँ पर फिर कौन सा नेगेटिव चार्ज पड़ा होता है, क्लोराइड प्लाज्मा में, वो अंदर जाएगा। फिर तो बाइकार्बोनेट बाहर आ रहे हैं और क्लोराइड अंदर जाएगा। और ये कब होगा, फॉर एग्जांपल ये कैपिलरी है, कैपिलरी में क्या है, आपको पता है ऑक्सीजन आ रहा होता है। कैपिलरी में हमारे पास ऑक्सीजन क्या होता है, सेल्स के अंदर एंटर होता है। तो कैपिलरीज में आरबीसीज के अंदर क्या है, ऑक्सीजन एंटर होगा, ठीक है। वहाँ पर वो रिएक्शन करेगा ग्लूकोज के साथ और फिर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा और वो इस तरह से बाइकार्बोनेट बनाएंगे। और यही कैपिलरीज मिल के फॉर एग्जांपल ये आगे इन्होंने वेंस बना लिया। अब वेंस जो बना लिया तो वेंस के अंदर अभी क्या है, बाइकार्बोनेट ज़्यादा है, वो बाइकार्बोनेट क्या है, वेंस के अंदर क्या होगा, आरबीसी से निकल के प्लाज्मा में आया और प्लाज्मा से क्लोराइड उसके बदले में जाएगा किसमें, आरबीसी में। इस वजह से फिर आरबीसी का साइज़ भी स्वोलन होता है। जो वीनस ब्लड होता है ना, उसके अंदर आरबीसी का साइज़ थोड़ा स्वोलन होता है, क्योंकि उसमें क्लोराइड बहुत होता है और क्लोराइड अपने साथ वाटर को भी अट्रैक्ट करता है। तो आरबीसी का साइज़ थोड़ा स्वोलन होता है, फूला हुआ होता है। तो और इसको हम नाम दे रहे थे क्या, हमबर्गर शिफ्ट या हमबर्गर फेनोमिना, जिसमें बाइकार्बोनेट आयन आरबीसी से बाहर निकलते हैं प्लाज्मा में और प्लाज्मा से क्लोराइड आयन आरबीसी में जाएंगे। ये था हमबर्गर फेनोमिना। तो इंक्रीज इन वीनस ब्लड आरबीसीज हैज़ क्या है, क्लोराइड आयन उसमें ज़्यादा होता है। मैकेनिज्म फॉर बीपी लेस देन 50 से, अगर लेस देन 50 होगा बीपी तो फिर क्या होगा, सेरिब्रल इस्केमिक रिस्पॉन्स एक्टिवेट होगा और वो बीपी को नॉर्मल की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा। फिर नॉर्मल 200 ml 200 मिलीमीटर सेकेंड्स वेंट्रिकुलर प्लेटू इज शोड बाय व्हाट इन ईसीजी। तो वेंट्रिकुलर फेस ईसीजी के अंदर हमारे पास मैंने कहा था एसटी सेगमेंट को के ज़रिए शो हो रहा है। और ये है क्या, क्लोराइड कैल्शियम की एंट्री है, ठीक है। पोटाशियम इसमें बाहर निकल रहा होता है और कैल्शियम इंटर हो रहा होता है उसी अमाउंट में सेल के अंदर।
तो यहाँ पर देखें एस टी सेगमेंट है। फिर है मेन वेरिएबल कंट्रोल बाय बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स इज, मीन आर्टेरियल प्रेशर को कंट्रोल कर रहा होता है बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स है। हाईएस्ट कंडक्शन वेलोसिटी इन परकंजी इज ड्यू टू, तो वो होता है लेस नंबर ऑफ मायोफाइब्रल्स। अच्छा, परकंजी फाइबर्स में यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं दिया ना, अगर यहाँ पर दिया होता वायर डायमीटर, तो सबसे ज़्यादा वायर डायमीटर होता है परकंजी सेल्स जो होते हैं या फाइबर्स, उनका जो डायमीटर होता है ना सेल्स की, वो बहुत वाइड होती है, जिसकी वजह से उनके अंदर रेजिस्टेंस बहुत कम होती है, ठीक है। तो उनके अंदर पोटेंशियल तेज़ी से पास होता है, ठीक है, एक सेल से दूसरे में, क्योंकि एक सेल और दूसरे सेल के दरमियान ये गैप जंक्शंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा, दूसरा नंबर पे जो था हमने कहा था इंक्रीज नंबर ऑफ सोडियम चैनल, कि इसमें सोडियम चैनल बहुत होते हैं, इस वजह से डिपोजिशन ज़्यादा होती है और जल्दी से फिर अगले सेल को डिपोलराइज करेगा, फिर अगले को, तो इस वजह से भी कंडक्शन ज़्यादा होती है परकंजी। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे था लेस नंबर ऑफ मायोफाइब्रल्स, मायोफाइब्रल्स भी परकंजी फाइबर्स में कम होते हैं, ठीक है, उसकी वजह से भी फिर रेजिस्टेंस कम होती है और जल्दी से एक्शन पोटेंशियल और कंडक्शन वेलोसिटी फिर इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर वो पहले के दो ऑप्शन है नहीं, तो यहाँ पर लेस नंबर ऑफ मायोफाइब्रल्स हम करेक्ट करेंगे। फिर है नॉर्मल वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन आफ्टर एक्स्ट्रा सिस्टोल, कभी कभार एक्स्ट्रा सिस्टोल होता है, मतलब एक सिस्टोल हो गया, अभी तक रिफ्रैक्टरी पीरियड चल रहा है, तो स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस की वजह से एक्स्ट्रा सिस्टोल प्रोड्यूस हो गया, तो उस एक्स्ट्रा सिस्टोल के बाद अगला जो सिस्टोल होगा तो उसकी वो जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कंट्रक्शन के साथ होगा। तो इंक्रीज इन पल्स प्रेशर ड्यू टू इंक्रीज कंट्रक्शन है, सही है। विच हैव स्ट्रांग प्री पोटेंशियल, ऐसे नोट की प्री पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होती है, मतलब उसमें प्री पोटेंशियल मतलब पेस मेकर एक्टिविटी की पोटेंशियल, मतलब खुद ब खुद प्रोड्यूस करने की एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस करने की सलाहियत, वो ऐसे नोट में सबसे ज़्यादा है। एक्सेस इसी वजह से 60 to 80 है ना उसका हार्ट रेट, और अगर ए वी नोड होगा उसका है 40 to 60। एक्सरसाइजिंग मैन विल हैव इंक्रीज मैन्यूट वेंटिलेशन, अच्छा इंक्रीज कार्डिक आउटपुट भी होता है एक्सरसाइजिंग मैन में, लेकिन मैन्यूट वेंटिलेशन उससे भी ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर ये होगा, सी होगा। लार्जेस्ट सेक्शन एरिया किसका होता है, कैपिलरीज का, पहले भी पढ़ा हुआ है। फिर हमारे पास है एरोटिक वाल ओपन्स व्हेन लेफ्ट वेंट्रिकल प्रेशर इज अबव, ये हमारे पास सॉरी 80 है। तो मैंने कहा लेफ्ट वेंट्रिकल का जो प्रेशर होता है ड्यूरिंग सिस्टोल वो 80 to 120 के दरमियान होता है, तो 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी के ऊपर लेफ्ट वेंट्रिकल का जो हमारे पास एरोटिक वाल होता है वो ओपन होता है, और फिर हमारे पास ब्लड इजेक्ट करना स्टार्ट होता है वेंट्रिकल से एरोटा में। तो फिर है पी आर इंटरवल शोज ए वी नोड कंडक्शन, ए वी नोड कंडक्शन को पी आर इंटरवल शो करता है, और अगर ए वी नोडल डिले इंक्रीज हो जाएगा तो फिर पी आर इंटरवल प्रोलॉन्ग होगा। फिर ऐसे नोड इज़ द पेस मेकर ऑफ हार्ट बिकॉज इट जनरेट्स इम्पल्सिस एट अ फास्टर रेट, वही बात है ना, 60 to 80 है, इस वजह से ये पेस मेकर है। ड्यूरिंग एक्सरसाइज टी पी आर डिक्रीज होता है, एक्सरसाइज के दौरान टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, क्यों, क्योंकि स्केलेटल मसल के अंदर जो आर्टरियोल्स होते हैं उनकी हमारे पास वैसोडायलेशन हो जाती है। दौरान जो स्केलेटल मसल में आर्टरीज होते हैं वो वैसोडायलेट हो जाते हैं, जब वो वैसोडायलेट होते हैं तो फिर क्या होगा, टीपीआर टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। फिर है यू वेव इन ईसीजी शोज पेपलरी मसल रिप्रोडक्शन को शो करता है, जो पेपलरी मसल होते हैं जो कि माइट्रल वाल से होते हैं, ये फॉर एग्जांपल माइट्रल वाल है, इसके साथ अटैच होते हैं इस तरह के मसल्स है, ठीक है, इस तरह के मसल इनको कहते हैं पेपलरी मसल, और इनकी जब रिप्रोडक्शन होती है तो उसकी वजह से यू वेव शो होता है, और ये नॉर्मली हर ईसीजी में नहीं होता, किसी किसी में हो सकता है, और ये हाइपोकलेमिया में भी शो होता है, ब्रेडिकार्डिया में भी शो हो सकता है। इंडेक्स ऑफ टीपीआर क्या है, डायस्टोलिक बीपी, डायस्टोलिक बीपी क्या है, शो कर रहा होता है, टीपीआर के इंडेक्स को शो कर रहा होता है। बस यहाँ तक इस लेक्चर में काफ़ी है, नेक्स्ट लेक्चर में आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।